नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के गुट से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। जागृति समूह गोंदिया आज अपना 31वां वर्धापन दिन मना रहा है। दोस्तों, मेरी तरफ से, नागपुर फेलोशिप की तरफ से, जीएसओ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई है इस ग्रुप को। ऐसे ही ये समूह एक कैरिंग द मैसेज का काम करता रहे। दोस्तों, बहुत सालों पहले 2-3 साल की सोबराइटी थी, तब पहली बार इसी ग्रुप के अंतर्गत एक नाइट विजिल का भी प्रोग्राम रखा गया था। वो मेरी पहली नाइट विजिल थी, मधु भाई ने अपने यहाँ आयोजित किया था वो, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो ए में आने के बाद में ये ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप, नाइट विजिल्स, इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। जैसा अभी होली, पोला और 31st के वक्त भी नाइट विजिल्स और डे वर्कशॉप वगैरह आयोजित किए जाते हैं। रेगुलर मीटिंग में जहाँ हमको 10-15 मिनट में एक सब्जेक्ट सुनने को मिलता है, तो ऐसे जो वर्कशॉप आयोजित होते हैं तो उसमें और ज़्यादा खुल के दोस्तों विषयों पे बात होती है। ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको ए के प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलती है। मुझे भी ये चीज़ें यहाँ ए में आने के बाद में सीखने को मिली। तो आज के वर्कशॉप में भी मुझे एक जो विषय दिया है कि वास्तविकता से पलायनवाद की ओर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही मुझे पता चला दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और एक ऐसी बीमारी में फंसा हुआ हूँ जिसको अल्कोहलिज्म बोलते हैं, कि ये बीमारी मेरे सिर्फ मन और शरीर को ही लगी हुई नहीं है, ये बीमारी मेरी सोच को लगी हुई भी है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म बोलते हैं, यानी मद्य यानी मद्यपाश नहीं है सिर्फ। हमारी बिग बुक में जो अध्याय 5 है उसमें लिखा है कि शराब सिर्फ एक लक्षण है हमारी बीमारी का, मगर असल में ये जो बीमारी है तो ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल मैलेडी है, इज्म जिसको बोलते हैं। मेरे विचारों को, मेरी मानसिकता को लगी हुई बीमारी। और जब मैं ये सारी चीजें मैंने सुना, अपने अनुभवों में झांका, 15 साल के जो मेरे शराबी जीवन के अनुभव थे, और उसके बाद में ए के सदस्यों के मैंने अनुभव सुने, ए के लिटरेचर मैंने पढ़ा, तो आखिर में मुझे मानना पड़ा दोस्तों कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ शराब नहीं था। शराब तो मेरा प्रॉब्लम था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं शराबीपन में ऐसा फंस गया था कि मैं शराब अपनी बदौलत बंद ही नहीं कर पा रहा था। मेरी इच्छा थी दारू से दूर रहने की, क्योंकि जो बर्बादियां मैंने अपनी जिंदगी में किया, मरते मरते बच रहा हूं, आर्थिक स्थिति खराब, शरीर 35 किलो का, कर्जे में आ गया हूं, लोगों ने बहिष्कार कर दिए, शादी नहीं हुई थी। ए में आने के बाद में शादी हुई मेरी। तो 2003 में तो मैं बिल्कुल लगभग मरने की कगार पे आ गया था। टीबी हो गई थी, ऐसा हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसके बावजूद मेरी जिंदगी में 11 महीने के बाद शराब आई थी, यानी इतना मरते मरते बचने के बाद भी। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तो बिल्कुल मैं चाहता था शराब बंद करना, लेकिन मेरी खुद की इच्छा रहने के बाद में भी शराब बंद नहीं हो रही। कुछ लोग बोलते थे कि ठीक है, नहीं बंद हो रही है, नहीं छोड़ सकता तो लिमिट में भी, इतनी दुनिया दारू पीती है, थोड़ा हिसाब से भी। मुझे तो दारू बेचने वालों ने भी समझाया, क्योंकि वो मेरे पीने से तंग हो गए थे। आधी रात को कभी भी जा रहा हूं, पीछे पड़ रहा हूं, और मैं एक अच्छे प्रोफेशन में था। तो दारू बेचने वालों ने मुझे समझाया, क्या बोले आप अपनी रेपुटेशन नहीं देख रहे,
पीते हैं बोले थोड़ा सा हिसाब से पीते जाओ बोले, लेकिन वो सब कुछ कोई असर नहीं कर रहा था। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैं लिमिट में पीकर रह ही नहीं सकता। अब ए में आने के पहले नहीं मालूम था कि ये बीमारी है। जब ए में आया तब पता चला कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का शिकार हो चुका हूं। मेरा मन और मेरा जो शरीर है वो दारू का आदी हो चुका है, और इसीलिए मैं बाकी पीने वालों से अलग हूं। एक एलर्जी पैदा हो गई है मेरे शरीर में, और जिसकी वजह से मैं कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। तो ये बात मैंने माना दोस्तों कि बिल्कुल शराब मेरी समस्या है, और इसी की वजह से मैं पूरा बदनाम हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, मरने की कगार पे आ गया हूं। तो ए में भी मैं आया था तो यही सोच के आया था कि सिर्फ दारू बंद हो जाए, क्योंकि लोग भी बोलते थे तू तो बढ़िया लड़का है यार, तेरा सब अच्छा है, होशियार लड़का है, तेरा एक ही माइनस पॉइंट है दारू, तू अगर दारू बंद कर देगा ना तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। तो कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार सही बात है, ये दारू ही खराब है अपनी, दारू बंद कर देंगे ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। अब भगवान की कृपा से ए में आ गया। एक मेरे ही शराबी दोस्त ने मुझे ए का मैसेज दिया, वो 2 महीने से दारू से दूर था, यहां आया, आप लोगों के अनुभव सुना, बीमारी सुना, कबूल कर लिया कि हाँ मैं अपनी बदौलत दारू से दूर नहीं रह सकता, मैं थोड़ी सी पी के नहीं रह सकता, मेरी बर्बादी हो चुकी है, मैं मरने की कगार पे आ चुका हूं। अब रास्ता एक ही है कि दारू के पहले गुट से दूर रहो। और इस मीटिंग की वजह से, आपकी वजह से, आपके अनुभव की ताकत की वजह से मैं एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होने लगा। महीना भर हो गया, 2 महीने, 6 महीने, बहुत जल्दी मैं सर्विस में आ गया। एक ही कैरिंग द मैसेज करना, टॉयलेट स्टेपिंग करना, एक होम ग्रुप मैंने चुना, वहां का चेयरमैन बना दिए 6 महीने में। वो चेयरमैनशिप करते करते, एक ही सेवा करते करते कैसे पहला बर्थडे आ गया पता भी नहीं चला, पहला बर्थडे भी हो गया। तो मैं शराब से दूर हो रहा हूं, शराब की दूरी मुझे मिल रही है, मैं अच्छी सर्विस कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद ये जो मैं सोच बना के आया था कि दारू बंद कर दूंगा तो सब बढ़िया हो जाएगा, तो वो कुछ हो ही नहीं रहा था। अरे मैं बोला ये कैसा हो गया, अपन तो दारू छोड़ दिए तो सब बढ़िया हो जाएगा सोच के आए थे, लेकिन इधर दारू बंद हो गई लेकिन सब बढ़िया नहीं हो रहा। क्या कारण है? मैं तो अच्छी सर्विस दे रहा हूं, अभी सब ठीक है, फिर भी संतुष्टि भी नहीं है, समाधान नहीं है। अभी जो बोले थे भैया ने, चेयरमैन साहब ने, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, यानी दारू से तो दूर हूं लेकिन उसके बावजूद भी अस्थिर हूं, चिड़चिड़ा हूं, नाखुश हूं, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। तो ये क्यों हो रहा है? तो जैसे जैसे मैं फिर ए में आते गया, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनते गया, लिटरेचर पढ़ते गया, तब पता चला प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल नहीं है। मेरी जो सोच है, मेरा जो इज्म है, मेरा जो व्यक्तिमत्व है, वो मेरी असली समस्या है। और जब तक मैं इस पे काम नहीं करता, अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे, तब तक मैं बाकी मामलों में भी ठीक नहीं हो सकता। ए में मैं ऐसे भी लोग देख रहा था कि जो ए में आने के बाद में भी फिर शराब पी रहे थे। जिस दोस्त ने मुझे मैसेज दिया वही 2 महीने के बाद में फिर दारू पीने लग गया। और भी कुछ लोग थे, किसी को गुस्सा आ गया तो दारू पी रहा, कोई इजी मनी में फंस गया, सट्टा, लैटरी, जुआ, उसकी वजह से उसकी जिंदगी में शराब आ रही। एक मेंबर तो ऐसे थे कि वो बार बार अपने सेक्स प्रॉब्लम की वजह से दारू की तरफ जा रहे थे। शादीशुदा थे, बाल बच्चे थे, उसके बावजूद भी ये उनका वीक पॉइंट था, चरित्र का दोष। कई बार उनको मैंने अपनी सोसाइटी में बार बार वही लफड़ेबाजी के चक्कर में दारू पीते हुए देखा। कोई घमंड में आके दारू पी रहा है, कुछ महीने, कुछ साल हो गए मीटिंग से दूर, फिर उसके बाद में फिर शराब पी रहे हैं।
तो ये बात आखिरकार मानना पड़ा दोस्तों कि सिर्फ दारू छोड़ देने से मेरा प्रॉब्लम हल होने वाला नहीं है। ये पहली शुरुआत है, शराब बंद करना, मगर उसके बाद में मुझे अपनी जिंदगी की वास्तविकता को फेस करना पड़ेगा। मुझे उन कारणों और उन परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा, चौथे कदम में जो लिखा है, कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो मुझे, जिसने शराबी बनाया और जो मुझे फिर कभी भी दोबारा शराब के अड्डे पे लेके जा सकती है। या ठीक है, मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे वो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में फंसा सकती है कि मैं अपनी सोबराइटी का आनंद नहीं ले पाऊंगा। तो वही कारण था कि मैं सोबर था और उसे दूर था, ये मैं सर्विस कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे समाधान नहीं था। मेरी जिंदगी हैप्पी जॉयस फ्री नहीं थी, क्योंकि मैं वास्तविकता में नहीं जी रहा था। मैं अभी भी कहीं तो भी कल्पना लोक में ही विचरण कर रहा था और अपनी सच्चाई से, अपनी वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा था। उसका पहला एग्जाम्पल है कि मैं कुंवारा ए में आया। तो शादी ए में आने के पहले भी पूरा अखंड बेवड़ा जब था, तब भी दूसरों की देखा देखी करके मैं शादी करने के चक्कर में जा रहा था। इधर पूरा अखंड हूं मैं, शराबी, फिर भी मेरे दोस्तों की, दूसरों की शादी हुई तो मेरी भी होनी चाहिए। कमाई का ठिकाना नहीं, दिन रात दारू पी रहा हूं, फिर भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं मैं भी शादी कर सकता हूं। मैं लड़कियां देखता था रिश्तेदारों के थ्रू, इसके थ्रू, और मेरे पहले ही मेरी खबर पहुंच जाती थी कि ये तो बहुत भयंकर बेवड़ा है करके, तो रिजेक्ट हो जाता था। अब रिजेक्ट हो जाने के बाद में अभी हंसी भी आती है मेरे को। अगर उधर से खबर नहीं आई 15 दिन, 1 महीना, तो जो मुझे लड़के दिखाता था ना, मैं उसके पीछे पड़ जाता था। खबर क्यों नहीं आई, उन्होंने बताया क्यों नहीं। अब वो क्या बताएंगे मेरे को? वो ये बताएंगे कि तेरे बेवड़ेपन की खबर पहुंच गई इसलिए रिजेक्ट कर दिए। मैं उनसे झगड़ा करता था। ऐसी मेरी परिस्थितियां थी। मैं वास्तविकता में जी रहा था क्या? तो मेरे जैसे शराबी का जो पूरा जीवन है, एक्टिव अल्कोहलिज्म जो रहता है, वो तो पूरा कल्पना लोक में रहता है। पूरी वाट लगी हुई रहती है, फिर भी वो अपने अतीत का जो सुनहरा पन्ने रहते ना, अतीत में कुछ तो भी उपलब्धियां हम कर चुके रहते, उसी में खोया रहता। अतीत में वो ये अपनी वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है आज की, ये कभी मेरे जैसा शराबी देखने की उसको फुर्सत नहीं रहती। तो मैं पूरा फुल अल्कोहलिज्म में हूं, उसके बावजूद भी मैं अपने पहले के जो दिन थे मेरी अच्छी रेपुटेशन थी, कम उम्र में अच्छा नाम कमाया था, कविताएं करता था, गजल लिखता था, शहर के अच्छे साहित्यिक लोगों के साथ में मेरी बैठक थी, रेडियो में, समाचार पत्रों में मेरी खबरें आती थी, पॉलिटिकल, सोशल, ऐसी बहुत सारी चीजों में भी मैं इन्वॉल्व रहता था, नाम था अच्छा। मैं उस कल्पना लोक में, वो जो मेरी जिंदगी का अच्छा पार्ट था, मैं उसी में फंसा हुआ था। मगर अब शराबीपन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी आज की जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैं उसको देखने के लिए ही तैयार नहीं था, स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं था कि अब मैं किसी की जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं हूं। तो ये अल्कोहलिज्म में ये सारी चीजें थी मेरी, कि मैं अपनी वास्तविकता का स्वीकार ही नहीं कर रहा था। मगर अब ए में आने के बाद में भी मेरा जो रवैया है, मेरी जो सोच है, उसमें परिवर्तन नहीं आया था। और यही कारण था दोस्तों कि शुरू में मैं कहीं तो भी एक बड़ी गलती करके फंस सकता था। कुछ ही महीने हो गए थे मुझे सोब्राइटी को, और मेरी एक रिश्तेदार के थ्रू एक एंगेजमेंट फिक्स हो गई। और दोस्तों वो मेरी एंगेजमेंट की खबर अपने सारे रिश्तेदारों को देके मैं शाम को जब घर पहुंचा तो घर के लोगों ने बताया, अरे एंगेजमेंट तो तोड़ दिए बोले। यानी ये ए में आने के बाद सोब्राइटी में 4-5 ही महीने हो गए थे मुझे। तो
बिल्कुल मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं अभी अभी शराब से दूरी मिली है, ना मेरी आर्थिक स्थिति बराबर है, ना मेरे काम धंधे में बराबर बरकत आई है, कर्जे में अभी भी फंसा हूं। सारी परिस्थितियां बिल्कुल निगेटिव है कि मैं शादी की जिम्मेदारी निभाने के लायक ही नहीं हूं। उसके बावजूद मैं शादी के लिए लड़कियां देख रहा हूं। मैं वास्तविकता में जी रहा था क्या? मैं वास्तविकता से भाग रहा था। में कहते हैं कि सबूरी, समाधान होना जरूरी है। हम जो जो चाहते हैं वो सब मिलने वाला है। भगवान अपने समय पे हमको सब देने वाला है। मैं चाहता हूं कि मैं उतनी राह नहीं देख सकता, वो भगवान कब देगा, मुझे अभी चाहिए। साला कल जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, प्रोग्राम तो वन डे एट ए टाइम का है। कल मर गया तो वरज मर जाऊंगा। हा? आज चाहिए जो भी चाहिए, कार आज चाहिए, बंगला आज चाहिए, सारी चीजें आज चाहिए। ये बोलते वेट करो। कब तक वेट करेंगे आदमी? कितना वेट करेगा? और वेट करना, राह देखना, संयम रखना, ये शराबी के बस की बात ही नहीं है। यानी वो उसका हिस्सा ही नहीं है, उसका पार्टी नहीं है, सोच ही नहीं है उसकी वाली। तो इधर सोबर होने को देर नहीं, परिस्थितियां खराब है, कर्जे में हूं, काम धंधे ठीक नहीं हुए हैं, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया, और मैं अपने ही आलम में जी रहा हूं, अपने ही कल्पना लोक में। वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया। और कोई रिश्तेदार लड़की का रिश्ता लेके आया तो मैं हाँ बोल दिया, और क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। सबको खबर देकर घर में पहुंचा, घर के लोग बोल रहे हैं एंगेजमेंट कैंसल, और मेरे हाथ पांव कांप रहे ऐसी कि मेरे को लग रहा है यार अभी लोग कितनी बदनामी होंगी अपनी। एंगेजमेंट तोड़ दी, एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। बेवड़ा पहले तो पूरा बदनाम है, लेकिन फिर भी वो अपने नाम के लिए कितना ये डरता है। पर भगवान की कृपा से मेरी जिंदगी में दारू नहीं है, क्योंकि बेवड़े को तो बहाना चाहिए। ये तो अच्छा बहाना था, साला मैं दारू से दूर हूं, में सर्विस दे रहा हूं, और उसके बावजूद मेरी एंगेजमेंट टूट गई। आसान बहाना बेवड़े के लिए। लेकिन भगवान की कृपा से शराब का विचार नहीं आया। मैं मीटिंग में गया शाम को, एक ओल्ड टाइमर से मैंने चर्चा किया। ओल्ड टाइमर हमारे बचा लेते हैं हमको, अगर हम उनकी मदद लेते हैं तो। हमको जिससे भी अच्छा लगता है उससे हमने बात करते रहना चाहिए। जो भी समस्याएं आती है, जो भी निर्णय लेना है, हम अकेले की बदौलत अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। हमको लगता है हमको सब समझ गया, लेकिन चाहे कितने भी साल हो जाएंगे हमको सब नहीं समझता दोस्तों। मदद लेते रहनी पड़ती है। आज मैं उस ओल्ड टाइमर का आभारी हूं, वो आज भी जिंदा है, अभी 36 साल हो गए उनको। तो उन्होंने मुझे यही बोले, गड़बड़ मत कर। बोले कितने दिन हो गए? बोले पहला बर्थडे हो गया क्या? बोले नहीं होने का है। तो बोले पहला बर्थडे कर बोले पहले, और तू जो चाहता है वो सब मिलेगा। बोले संयम रख। बोले सबसे पहले सोब्राइटी। अगर तू शराब से दूर नहीं रहेगा तो बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले तो दोस्तों उसके बाद में भी मैं रिश्ते देखते रहा, रिजेक्ट होते रहा। फिर एक झटका 2 साल के बाद में लगा, और 2 साल हो गए थे मुझे। 2 साल से मैं शराब से दूर था, और उसके बावजूद भी दोस्तों शायद उसको, ईश्वर को मंजूर नहीं था। वो पेशेंस तराश रहा था मेरी कि अभी और कितना प्रोग्राम पे चल रहा नहीं चल रहा। तो 2 साल के बाद में फिर मुझे लड़की वालों की तरफ से रिजेक्शन आया। बीच वाले को जब मैंने पूछा कई महीने होने के बाद में कि आए क्यों नहीं, वो तो इंक्वायरी करने आने वाले थे, तो बीच वाला भड़क गया मेरे पे। बोले तूने ऐसा क्यों किया? बोला मैंने क्या किया? तो बोले वो लड़की वाले तो आए थे घर देखने के लिए, तू तो पीके पड़ा था। बोले मैं 2 साल से में आ रहा हूं, मैं 2 साल से सोबर था, और उसके बावजूद मेरे बारे में लोगों ने क्या राय दी है कि पीके पड़ा होगा करके। वो और एक झटका था मेरे लिए। लेकिन दोस्तों वो जो इंसिडेंट, घटना जो मेरी जिंदगी में हुई, उसने मुझे तीसरा कदम लेने के लिए मजबूर कर दिया। ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि ए के जो कदम है या तो स्वेच्छा से ले लो, नहीं तो फिर मजबूरी में लेना पड़ेगा। कई बार हम ये जो 12 कदम है ये हम स्वेच्छा से लेते हैं, अपनी तैयारी दिखाते, विलिंगनेस। बहुत लोग हैं
कि नहीं, मैं इन 12 कदमों पे चलना चाहता हूँ, मैं इन 12 कदमों को समझना चाहता हूँ। पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग स्वेच्छा से लेते नहीं। हाँ, चल रहा है ना, दारू से दूर है ना, मीटिंग कर रहे हैं ना, चलने दो। पर फिर कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हमको मजबूरी में लेना पड़ता है। तो मेरे साथ में भी हुआ कि आखिरकार 2 साल के बाद में मुझे तीसरा कदम मजबूरी में लेना पड़ा। अपनी वास्तविकता को मुझे कबूल करना पड़ा कि मैं सिर्फ दारू के सामने ही हतबल नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजों के सामने में हतबल हूं। मैं व्यक्तियों के सामने में हतबल हूं, मैं परिस्थितियों के सामने में हतबल हूं, मैं चीजों के सामने में हतबल हूं। मेरी शादी कब होगी मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके मामले में शक्तिहीन हूं। मेरा काम धंधा कब ठीक होगा मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके सामने में शक्तिहीन हूं। मेरी आर्थिक परिस्थिति कब ठीक होगी, लोगों ने जो मेरा बहिष्कार करके रखे वो कब मुझे अपनाएंगे, मेरी जिंदगी में और भी बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, चीजें हैं, वो कब मेरी पूरी होंगी, सबके मामले में हतबल हूं। पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, मैं उनको बदलने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं बदल पाता। और फिर जब बहुत थक जाता हूं, दिमाग खराब हो जाता, परेशान हो जाता, गुस्से में आ जाता आदमी, तो अगर मैं प्रोग्राम पे हूं तो मैं दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम पे नहीं हूं तो मेरे सामने में बहुत आसान है ये कि मैं दारू को अपना लूं। लेकिन मैं अगर प्रोग्राम पे फोकस करता हूं तो दारू पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 1 या 12 कदम हमको वास्तविकता में जीना सिखाते, वास्तविकता को स्वीकार करना सिखाते, भागना नहीं सिखाते। जो हमारा आज का विषय है कि वास्तविकता से पलायनवाद। ए का प्रोग्राम एक्सेप्ट करने की बात करता है, स्वीकार करने की बात करता है। भागो मत, स्वीकार करो। जैसे अल्कोहल के मामले में हम भागते थे अल्कोहल से, हम जानबूझ के नजरअंदाज करते थे शराब को, यानी ज्यादा सोचते नहीं थे उसके बारे में। लेकिन जब ए में आए, हमारी वास्तविकता हमारे सामने में रखी गई कि मैं अल्कोहल के मामले में पावरलेस हूं, मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, ये कबूली देना है। भागो मत। जैसे ही हमने कबूली दिए, स्वीकार कर लिए कि शराब तू बड़ी मैं छोटा, मैं तेरे को हैंडल नहीं कर सकता, तो भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, स्वीकार ही कर लिए, यानी बीमारी का इलाज ही मिल गया। वैसे ही हर कदम पे स्वीकार है दोस्तों, हर कदम पे वास्तविकता का स्वीकार है। पहले मैं अपनी दुनिया का खुद भगवान था, नास्तिक था, ना धर्म कर्म था, कर्मकांड था, ना प्रार्थना थी। ए में आने के पहले कभी कोई प्रार्थना वगैरह होती भी थी, कोई सामाजिक धार्मिक प्रोग्रामों में, तो लोग कर रहे हैं करके मैं करता था मैकेनिकली। पर मैं कभी उसमें गया ही नहीं कि प्रार्थना का मतलब क्या है, इससे क्या फायदा हो सकता, नहीं, कुछ नहीं। लोग कर रहे हैं करके मैं कर रहा हूं मैकेनिकली, यांत्रिक तरीके से। लेकिन ए में आने के बाद में समझ में आया प्रार्थना की ताकत क्या है, क्यों झुकना पड़ेगा, क्या है उच्च शक्ति, क्या है हायर पावर। सिंपल कि मेरे से पावरफुल ताकत। पहले मैं अपने आप को दुनिया का भगवान मानता था, सब मेरे हाथ में है, मैं वो सब कर सकता हूं, मुझे ही करना पड़ेगा। वो अब ए में आने के बाद में सिंपल माइंड चेंज हो गया, पुराने विचार बदल गए। नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं जो शराब को ना बोलने की ताकत आ रही है, परिस्थितियां वैसी थी, लेकिन फिर भी आज मैं शराब को ना बोलने की ताकत पा रहा हूं। पर ये मेरे हाथ का नहीं है, कोई तो भी पावर है। अगर मेरे हाथ में ये शक्ति रहती, मेरे में ये शक्ति रहती, तो पहले ही काम हो गया रहता मेरा, ए में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ए में आने के बाद में परिस्थितियां तो जैसी की वैसी थी। शादी नहीं हो रही थी, काम धंधा खराब था, कर्जे में था, लोगों ने बायकॉट करके रख दिया था, ढेरों परेशानियां थी। मगर उसके बावजूद भी दारू पीने का विचार क्यों नहीं आ रहा था? तो यहां समझ में आया, केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। यानी हमने इस बात पे विश्वास किया कि हमसे भी कोई बड़ी ताकत है जो हमको होश में ला रही है। तो मैंने सिंपल माना
कबूल कर लिया। वो अहंकार जो है, वो अहंकार को बाजू में रखा। अरे नहीं नहीं नहीं, अपन भगवान को नहीं मानते, नहीं 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 नहीं, अपन पूजा पाठ नहीं करेंगे। ऐसे कई लोगों को ए में आने के बाद में भी मैंने देखा जो ए से चले गए। मेरा जो होम ग्रुप है वो पहले चर्च में था, तो कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड करके अरे नहीं नहीं हम वहां नहीं जाते। कुछ मेरे बारे में भी अफवाह फैला दिए थे। बहुत सालों के बाद, शादी के बाद मेरे साले ने बताया था, अरे बोले तुम्हारे बारे में लोग बोलते थे, बोले वो तो चर्च में जाता है करके। लेकिन धीरे धीरे जब हम ए में आते रहते, धीरे धीरे हमारा वो माइंड प्रोग्राम को समझने लगते हम कि ये प्रोग्राम क्या बताना चाहता है, उच्च शक्ति क्या है, ईश्वर की संकल्पना क्या है, इसका ए का किसी भी धर्म समुदाय किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये धीरे धीरे समझ में आती है, बशर्ते कि हम ए में आना शुरू रखें। हमको ये कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। वास्तविकता क्या है हमारी जिंदगी की, ए का प्रोग्राम हमको वास्तविकता का ही सिखाने का काम करता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, सब मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है जैसा मैं सोचता था। पहले कुछ हुई चीजें मेरे हिसाब से, तो उसका घमंड मुझे ये आ गया कि नहीं यार, अपन ये कर सकते तो अपन सब कर सकते। मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं बताया कि मैंने एजुकेशन कौन सा लेना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करना चाहिए, बोलने की टेक्निक, लोगों के साथ रहने की टेक्निक, ये मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। तो ये मैंने लोगों के साथ में रह के सीखा कि मुझे प्रोफेशन कौन सा चुनना है, मुझे पढ़ाई कौन सी चुननी है, मुझे कवि बनना है, शायर बनना है, सामाजिक प्रोग्राम में रहना है, नाम कमाना है। पर ये जो हासिल किया मैंने, तो इसने एक घमंड भी पैदा कर दिया। ये तो मैंने किया, मेरे माँ बाप ने थोड़ी किया, मेरे माँ बाप ने थोड़ी सिखाया मुझे, ये मैंने हासिल किया। तो जो कुछ उपलब्धियां रहती है हमारी, अच्छे जो चीजें हमारे हाथों से हो जाती है, कुछ उपलब्धि हासिल कर लेते, बस उसमें अगर विनम्र रहे तो हम ठीक रहते हैं। लेकिन अगर वो उपलब्धियों के साथ में अगर घमंड आ गया, मैंने ये किया, मेरे हाथ से ये हुआ, वो हमको कहीं तो भी बर्बादी में लेके जाने का काम करती है। तब हम ये भूल जाते हैं कि हम कुछ चीजें कर सकते हैं, सब चीजें नहीं कर सकते। पर मेरे अंदर घमंड आ गया था, अपन ये कर सकते तो अपन ये भी कर सकते, सब अपने हाथ में हो दोस्त, अपन करेंगे तभी होगा। फिर आई शराब, इसको भी हैंडल कर सकते अपन। मेरे पिताजी शराबी थे, मैंने अपने घर में अल्कोहलिज्म देखा था, खुद मार भोगा था कि एक अल्कोहलिक कैसा होता है, एक अल्कोहलिज्म की वजह से घर के लोगों को क्या परेशानियां होती है, ये मैंने खुद भुक्तभोगी हूं। शराब की वजह से मेरे पिताजी की नौकरी गई, वो मरते मरते बचे, घर को माँ को संभालना पड़ा, मेरी पढ़ाई बराबर नहीं हो पा रही थी, मैं जो चाहता था वो चीजें मुझे नहीं मिल पाती थी, बड़ी खराब परिस्थितियां थी। मगर उसके बावजूद मेरी जिंदगी में शराब आई, जबकि मेरे जैसे आदमी ने, जो पढ़ा लिखा आदमी है, 4 लोगों में बैठने उठने वाला है, तो समझदार है, तो ऐसे आदमी ने तो शराब छूना ही नहीं चाहिए जिसने खुद घर में बर्बादियां देखी है। लेकिन नहीं, घमंड कि मेरे वो जो दूसरे के साथ में हुआ वो मेरे साथ में नहीं होगा। दारू पी पी के मेरे पिताजी बर्बाद हो गए, या बाकी लोगों की बर्बादी हुई, मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूं, मैं विशेष हूं, मेरे पास सब नॉलेज है, अपन सब हैंडल कर लेंगे बॉस। और यही हुआ, जब शराब धीरे धीरे मेरी बढ़ रही थी, लोग समझा रहे थे, तो मैं यही बोलता था लोगों को, अपना ऐसा है क्या, अपना बाकी के लोगों के जैसा है क्या, मैं उधार नहीं पीता, मैं गिरता पड़ता नहीं, मैं गाली गलौज नहीं करता। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि जो जो चीजें मैंने लोगों के बारे में बोली, वो सारी चीजें मैं खुद भी करने लग गया। दारू के लिए लोगों के पीछे पड़ रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, टोपियां पहना रहा हूं, कई बार फूट के आ रहा हूं। फिर घर में पिताजी के साथ में तू मैं चालू हो गई, वो तू मैं गाली गलौज पे आ गई, और एक दिन ऐसा हो गया कि मैंने उनके हाथ तक उठा दिया। तो मैं अपनी वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर रहा,
मैं अपनी वास्तविकता से भागने का काम कर रहा हूं। और कहीं तो भी उसी की वजह से, जैसे ये जो मेरा स्वभाव था, ये जो मेरी सोच थी, जैसे इसने मुझे अल्कोहलिज्म में बर्बाद किया, वही उसी तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, सोबर होने के बाद में भी ये मुझे परेशान कर रही थी। भगवान की कृपा से मैं निरंतर यही के टच में रहा। 4 साल के बाद में मैंने स्पॉन्सर बनाया, उनके मार्गदर्शन में मैंने अपनी चौथा कदम लिखना शुरू किया, यानी स्टेप्स वर्क मैंने चालू कर दिए, ए का लिटरेचर पढ़ना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी कि यदि मुझे अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, जॉय ऑफ लिविंग, जीने का आनंद अगर लेना है, तो मुझे वास्तविकता में जीना पड़ेगा और अपनी जिंदगी की वास्तविकता को स्वीकार करके ही जीना पड़ेगा, बजाय उसके भागने के। और ए के वजह से ही दोस्तों मैं कई बार तकलीफों से बच गया। जैसा मैंने बताया कि ए में आने के बाद में 2 साल के बाद में मेरी शादी जुड़ गई। यानी पहले तो 2 साल के बाद में वो हादसा हो गया कि बता दिया किसी ने कि अभी भी पीछे पड़ा होगा, और जैसे ही तीसरा कदम लिया कि बोला अब मैं शादी के बारे में सोचूंगा नहीं, अब भगवान तू देख ले, मन और जीवन अपना भगवान के हवाले सौंप दिया, मैंने तीसरा कदम ले लिया। कुछ ही दिन के बाद में एक अनजान व्यक्ति आया और उसने मेरा रिश्ता जोड़ दिया और चला गया, और मेरी शादी हो गई। तो जब हम सब छोड़ देते हैं तो पता नहीं वो चीजें होनी शुरू हो जाती है, ये मिरेकल से ही। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब ही थी, और मेरे जो ससुराल वाले थे वो अच्छी स्थिति के थे। तो जब बैठक हुई, बात खर्चे की थी, दोनों तरफ से बराबरी का खर्चा, और मेरी हालत नहीं थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोले कि आप कितना खर्च कर सकते हो? तो मैं बोला इतना इतना कर सकता हूं। अरे इतने से क्या होगा बोले? तो बोला मैं इतना कर सकता, क्योंकि मैं देख लिया था अपनी स्थिति क्या है। और ये में आकर थोड़ा बहुत जो सीखा था कि कर्जे मत करो। अगर लोगों को दिखावे का बड़प्पन दिखाने के लिए ग्रैंडियोसिटी में आके अगर तुम बहुत ज्यादा कर्जे कर लिए तो बाद में चुकता तुम कुछ करना है। तो दोस्तों ये चीजें थी ध्यान में। तो जब मेरे ससुराल वालों ने वो पूछे तो मैंने बताया कि मैं इतना खर्च कर सकता हूँ। तो बोले इतने से नहीं होता बोले। फिर एक बात ठीक है बोले, फिर आप इतना अमाउंट दे दो बोले, बाकी हम लगा लेंगे जो भी लगाना है, और बीच में आप नहीं बोलोगे। बोला मैं काय के लिए बीच में बोलूं? शादी मेरी हो रही है, खाली बैठे बिठाई हो रही है, तुमको जैसा करना है वैसा करो, मैं क्यों बोलूंगा? करो साले को जैसा करना है। और सही में एक शराबी की शादी इतनी धूमधाम से हुई, लेकिन मैं आज कबूल करता हूं कि उसमें मेरा योगदान नहीं था। मेरा योगदान 5-10% भी नहीं था। बाकी उनके घर की पहली शादी थी, मेरी जो वाइफ है वो बोले हमारी पहली शादी है तो हम धूमधाम से करेंगे। बोला करो, लेकिन मान लो मैंने अगर नहीं अपने को ससुराल वालों से बराबरी दिखाना है, चाहे इधर कर्जे हो जाए, इधर से ले लो साले को लोगों से, किसी से 50 ले रहे, किसी से 20 ले रहे, और वो शादी में कर लिया रहता, ठीक है। ससुराल वालों को तो मैं दिखा दिया रहता कि नहीं अपन भी टक्कर में है और बराबरी का खर्चा कर रहे हैं। मगर बाद में क्या होता? बाद में वो जो कर्जा ले लिया रहता था ना, वो कर्जा तो मुझे ही चुकता करना पड़ता था ना। तो दोस्तों कहीं तो भी मैंने अपनी वास्तविकता का स्वीकार किया, करके मैं फायदे में रहा। इवन जो हमारे यहाँ शादियों में दूसरे तीसरे दिन मटन का पाहुंचार होता है, नॉन वेज का, मैंने वो भी नहीं रखा। ससुराल वालों को बोल दिया कि आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। और मेरे ससुराल वालों ने जो पार्टी दी रिसेप्शन, तो उसमें हम मियाँ बीवी दोनों ही चले गए, और मेरे घर में मैंने पाहुंचार ही नहीं रखा, रिसेप्शन ही नहीं रखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं वो चीज करूंगा तो उसमें भी मेरा ज्यादा खर्चा जाएगा। तो शादी में हमको जो भी पैसा आया था वो कम से कम कुछ दिन तो चला, कुछ दिन तो काम में आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जिंदगी में जब हम यूज करते हैं ना तो हमारे काम में आती है। मेरे पहली लड़की हुई तो कहीं तो भी दोस्तों उसके जो बर्थडे है, हालत ही नहीं थी, आर्थिक स्थिति ही नहीं थी। ए में आने के बाद में भी मेरी कई साल तक आर्थिक स्थिति बराबर नहीं रही, क्योंकि
हर एक का अलग अलग व्यवसाय होता है, हर एक का अलग अलग बिजनेस होता है। तो मेरा गुडविल पूरा खराब हो चुका था, कर्जे थे, और उसकी वजह से काम धंधा ठीक होने में मुझे काफी समय लगा। तो दोस्तों, मैंने जितनी मेरी चादर है उतनी ही पाँव फैलाया। मेरी बच्ची आज 13 साल की है, लेकिन उसके मैंने कभी बड़े बर्थडे नहीं मनाए उसके। मैंने घर के घर में ही जो भी अपना होता है उसी के हिसाब से किया, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि ये जो दिखावे के बड़प्पन वाली जो बात है, ग्रैंडियोसिटी की जो बात है, उसमें मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा। बर्बाद होने का मतलब सिर्फ दारू पीना नहीं है। तो एक तो शराबी के साथ में जुड़ा ही है कि उसका दारू पीना यानी बर्बादी नहीं। अगर हम कर्जे में फंसे हुए हैं, हमारे चेहरे लटके हुए हैं, ए में आने के बाद में भी हम रो रहे हैं, परेशान है, तो इससे भी बुरी कोई स्थिति और हो सकती है क्या? दारू नहीं पी रहे लेकिन परेशान है। इंस्टॉलमेंट पे आज सब कुछ मिलता है, तो दिखावे के लिए टीवी आ रही है इंस्टॉलमेंट पे, कार आ रही है इंस्टॉलमेंट पे, और भी चीजें आ रही है इंस्टॉलमेंट पे, घर ले रहे इंस्टॉलमेंट पे। पर ये भी नहीं सोच रहे कि भाई हम देने की स्थिति में है क्या? कर्जा लेना ठीक है, सबको हमको कर्जा लेना पड़ता है, मैं भी कभी ले लेता हूं मेरी स्थिति के हिसाब से। पर कर्जा लेते वक्त हमको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि हम इसको देंगे कैसा। कई बार तो हमारी आदत होती है कि एक कर्जा चुकता करने के लिए दूसरा कर्जा, और बाहर वाले अब मिलते नहीं, बाहर वालों तो संबंध खराब कर दिए, तो हम ए में ही सुरंग लगाने का काम करते, एक ही मेंबरों को लपेटने का काम करते। कई ए मेंबरों में हाथापाई हुई है, ओल्ड टाइमरों में हाथापाई हुई है। ओल्ड टाइमर 25, 30, 40 साल वाले लेन देन कर लिए, वापस नहीं दे रहे, और ए के मेंबरों के साथ में लेन देन करना दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। जिसने पैसा दिया उसका पैसा अगर नहीं मिला, एक ए का मेंबर कभी दूसरे मेंबर का गलत नहीं सोचता, लेकिन अगर पैसा आ गया तो बोलता साला ये सोबर, ये कब स्लिप हो जाए बोलता। यानी एक ए का मेंबर दूसरे के लिए बर्बादी की कामनाएं कर रहा है, और जो पैसा ले लेता है वो मीटिंग में आना बंद कर देता है। साला बोलेगा मीटिंग में जाऊंगा तो पैसे मांगेगा, तो मीटिंग में आना बंद कर देते। अभी नागपुर में एक मीटिंग चलती है दोपहर में, वो भरी मीटिंग में एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को बिल्कुल कनपट दिया, 55-50 हजार रुपए का उसने ब्याज से पैसा ले लिया, और ना फोन उठा रहा है और ना बात कर रहा है। अब वो मिल गया वहां पर, तो वो मिल गया तो उसने ना मीटिंग देखा ना कुछ देखा, और उस भरी मीटिंग में वहीं पे उसको मारा। हमारी बदनामी होती है ना इस चीजों से। तो मेन असल बात यह है कि अगर ए में आने के बाद में भी हमने अपना पुराने तौर तरीके नहीं बदले तो ये चीजें होने वाली है। हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन ये जो हमारी मानसिकता है, वास्तविकता में नहीं जीना, अपनी कल्पना लोक में जीना, ग्रैंडोसिटी में दिखावे के बड़प्पन का शिकार हो जाना, तो ये कई बार हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। हम जरूरी नहीं है कि हर बार शराबी पिएंगे, मगर अगर आज हम अपनी सोबराइटी का आनंद नहीं ले पा रहे तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मेरा मकान जो है दोस्तों, अब भी 17 साल की सोबराइटी के बाद बन पाया, और इन 17 सालों में, अभी हाल ही में मैंने 18 साल पूरे किए, और पिछले साल ही मेरा मकान बना, यानी 17 साल की सोबराइटी के बाद मेरा मकान बन पाया। तो अजय भाई घर में आए मेरे, उन्होंने पुराना मकान देखे है मेरा, कि कैसे 2 रूम में ही हम रहते थे, 2-3 ही रूम थी। तो आज भगवान की कृपा से 17 साल के बाद में मकान बना, और इन 17 सालों में मैंने कई ताने सुने, कई लोगों की बातें सुनी। हमारे पीछे में एक तहसीलदार रहता है, वो आया 2 साल पहले, दोस्त है वो, अरे क्या बोले तुम्हारे लाइन में सबके मकान बन गए, बोले साला अब तक तुम्हारा मकान नहीं बना। बोले तो बनेगा, आज नहीं कल बनेगा कभी भी। एक ए मेंबर अपनी वाइफ को लेकर आया था, और सामने ही बैठा है घर में, पुराने घर में। देखो बोले भाऊ 17 साल से ए में है, बोले उनका तो मकान नहीं बना। बोले अब मैं समझ गया ये वो अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा है कि 17 साल की सोबराइटी में भाऊ का मकान नहीं बना,
और तुम मेरे पीछे पड़ते हो। बोला चलो जान दो, इसको समाधानी रहने दो। तो मैंने कुछ गलत नहीं माना उसका, कि भाई ठीक है, ईश्वर की इच्छा जब होगी, जब परिस्थितियां वैसी आएंगी तो हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा इफोर्ट नहीं किया, वो बराबर वो नियोजन करता है और चीजें हो जाती है। पर यही है कि हमको संयम रखना पड़ेगा, हमको समाधान रखना पड़ेगा। यदि हमने अपनी वास्तविकता को नजरअंदाज किया और कहीं तो भी वो जो काल्पनिक चीजों का ख्याल करके हमने अगर वैसे अपनी जिंदगी में निर्णय लिए, अपनी वास्तविकता से भाग के, तो ये चीजें कहीं तो भी हमारी सोसाइटी को खराब करती है, हमारी जीने के आनंद को छीनने का काम करती है। लेकिन अगर हम इन 12 कदमों पे हम चलते हैं, ये सारे 12 कदम हमको कहीं तो भी वास्तविकता में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथे कदम में हम अपने जीवन की जब छानबीन करते हैं तो हमारे स्वभाव के बारे में पता चल जाता है, हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और कहीं तो भी वो सब जानने के बाद में उनको अपनी जिंदगी में समझकर लागू भी करना पड़ता है। यदि मैंने चौथे कदम में, 5वें कदम में अपनी छानबीन के बाद में जब अपने चरित्र के दोषों को, अपनी स्वभाव की कमजोरियों को समझ लिया कि अहंकार मेरा प्रॉब्लम है, लालच मेरी समस्या है, दिखावे का बड़प्पन, घमंड, गुस्सा, खुन्नस ये मेरी समस्या है, तो अब एक का प्रोग्राम बोलता है वास्तविकता में जियो, इन पर काम करो। मगर कई बार क्या हो जाता है कि हम जब प्रोग्राम से भटक जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज कर देते। दारू नहीं पी रहे ना तो हम बाकी सब कर सकते, क्योंकि हम संयम नहीं रहता। हमको जल्द से जल्द भौतिक तरक्की चाहिए, जल्द से जल्द हम सब कुछ ठीक करना चाहते। मगर यही चीजें दोस्तों कब हमको नुकसान में डालेंगी। ये में कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर फिर दोबारा शराब की तरफ लेके जाने वाली अगर कोई चीजें है तो एक है पैसा, लालच, और दूसरा है सेक्स। इन दो चीजों की वजह से एक ही मेंबर ज्यादा तौर पे शराब की तरफ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं सट्टा, लैटरी, जुआ, अभी आजकल तो वो बहुत अलग अलग गेम निकल गए, IPL है, अभी वो क्या है, और भी बिटकॉइन, न जाने क्या क्या। खुद भी डूबेंगे सनम और तुमको भी लेके डूबेंगे। कई एक ही मेंबरों को ही कहीं तो भी फांसी पे चढ़ाने के काम किए। और उसके पीछे का जो अगर सिंपल रीजन हम देखेंगे तो वही रहती कि हमारे अंदर की लालच, कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमको बगैर मेहनत का पैसा चाहिए, भौतिक तरक्की चाहिए। लेकिन ए का जो प्रोग्राम है वो हमको कहीं तो भी ये बात सिखाने की कोशिश करता है कि हम अगर अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक चीजों को महत्व नहीं देंगे, कहीं तो भी जरूरत से ज्यादा भौतिकता के बारे में अगर सोचेंगे, भौतिकता की अंधी दौड़ में अगर हम जाएंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। हमको हमारी ये वास्तविकता कभी भी नहीं भूलना है कि हम अल्कोहलिक हैं और हमेशा अल्कोहलिक ही रहने वाले हैं। और इसीलिए एक अल्कोहलिक होने की वजह से, एक ए का मेंबर होने की वजह से मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है शराब से दूर रहना। तो अगर मुझे अपने आप को सोबर रखना है, शराब से दूर रहना है, तो मुझे हर उस चीज से बचना पड़ेगा कि जो मुझे शराब की तरफ में लेके जा सकती है, जो मेरी मानसिकता को खराब कर सकती है। ऐसी हर उन ग्रैंडियोसिटी, दिखावे के, बड़प्पन के काम से मुझे बचना पड़ता है। यदि अगर मैं ये करता हूं तो कहीं तो भी मैं अपनी सोबराइटी, अपनी शराब की दूरी को भी बरकरार रखता हूं और मैं एक हैप्पी, जॉयस, फ्री लाइफ, खुश, आनंदित, मुक्त जीवन जिसमें जीने का आनंद हो, मैं भी उठाऊं, मेरा परिवार भी उठाए और साथ में मेरे एक के भाई भी उठाए। ये जीवन मैं जी सकता हूं यदि मैं अपनी जिंदगी में वास्तविकता को स्वीकार करके जीता हूं। थैंक यू।